पीएफआई के आरोपियों की एनआईए कोर्ट में पेशी। एनआईए के पीएफआई के चारों मेंबरों को आज कोर्ट में पेश किया। विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग का चारों पर आरोप है। एनआईए ने इंदौर से 3 और उज्जैन से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया था। पीएफआई के चारों आरोपियों का मेडिकल कराया गया। मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। मंत्री मिश्रा ने कहा कि मुस्लिमों से बैर नहीं, आतंकियों की खैर नहीं। आपको बता दें कि एनआईए और एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कार्रवाई कर इंदौर उज्जैन से आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को अरेस्ट किया गया है। आज उन्हें पेश करके रिमांड मांगा जाएगा। एटीएस और एनआईए के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया था। देश में कई जगह पीएफआई की गतिविधियों पर एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई है। उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल है। 4 लोगों को कल एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एक अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील, ये उज्जैन के हैं, बाकी 3 इंदौर के हैं। इन तीनों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है। इसकी यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का। आज उन्हें पेश करके अदालत में रिमांड मांगा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना, ब्रेन वॉश करना, इस तरह की चीजें आई। तो पीएफआई के आरोपियों की एनआईए कोर्ट में आज पेशी होगी। रिमांड आज इनकी मांगी जा सकती है कोर्ट से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए कोर्ट से बाहर सीधे हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर इंदौर और उज्जैन से संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। अब रिमांड लगभग अगर हम माने तो कितने दिनों की मांग सकते हैं ताकि कुछ और सच्चाई जो है, बातें जो है सामने निकल कर आ सके? संचिता, बहरहाल जो पीएफआई के 4 सदस्यों को इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था, उनको भोपाल एनआईए की कोर्ट लाया गया है। चूंकि भोपाल में एनआईए का मुख्यालय भी है और एनआईए का कोर्ट भी है, यहाँ कोर्ट लाया गया है। इसके पहले ही उनको मेडिकल जांच के लिए 1250 अस्पताल ले जाया गया था। उसके बाद वहाँ से लेकर यहाँ भोपाल कोर्ट पहुंचे हैं। एनआईए के जो हॉक्स कमांडो की बड़ी सुरक्षा के घेरे में इन पीएफआई के सदस्यों को लाया गया है। इस वक्त हम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं और आप कोर्ट के बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेवलर है, यह वो वाहन है जिसके जरिए जो पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करके लाया गया है। बताना चाहूंगा कि इंदौर और उज्जैन से बीते हुए दिन पीएफआई ने गिरफ्तार किया था, एनआईए ने गिरफ्तार किया था पीएफआई के 4 सदस्यों को। एनआईए ने पूरे देश भर में करीब 15 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें से करीब 106 सदस्यों को पूरे देश से गिरफ्तार किया है। और इन सदस्यों में काफी समय से एनआईए की नजर थी। यह अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में जो रहने वाले एनआईए के सदस्य हैं, वह काफी समय से पीएफआई के लिए काम कर रहे थे, पीएफआई के सदस्यों के रूप में काम कर रहे थे। और इसी के साथ में अगर बताना चाहूं तो यह कई हिंसात्मक घटनाएं निकलकर मध्य प्रदेश में सामने आई, जिसमें स्पष्ट तौर से सीधा बैक फुट से हाथ जो पीएफआई का निकलकर सामने आया था, जिसमें से टेरर फंडिंग से लेकर लोगों पे हिंसात्मक भड़काऊ भाषण से लेकर कई तमाम ऐसे मामले थे जिस पर पीएफआई के इन सदस्यों का मामला निकलकर सामने आया था। इस ट्रेवलर में लेकर आए हुए हैं भोपाल कोर्ट में, भोपाल की एनआईए कोर्ट में इन सभी सदस्यों को पेश किया गया है। हालांकि अभी इन पीएफआई के सदस्यों को लेकर जो पुलिस, जो एनआईए है, वह इनके लिए रिमांड भी मांग सकती है, मगर अभी बहरहाल उनको एनआईए की कोर्ट के बाहर बैठाया गया हुआ है और वहां पर वेट है, इंतजार है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का। मजिस्ट्रेट के सामने एनआईए पेश करेंगे और मजिस्ट्रेट पेश करेंगी और उसके बाद में देखने वाली बात होती है कि उनको कितने दिन की रिमांड ली जाती है। हालांकि दुर्गेश, अंदाजा अगर हम लगाएं तो एनआईए कितने दिन की रिमांड मांग सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात ही कम दिनों में इनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े खुलासे भी हो सकते हैं और फिलहाल जो है कुछ लीडर से ये गिरफ्तार किए गए हैं। जाहिर सी बात है कई और लोगों का पता लगाना एनआईए के लिए महत्वपूर्ण बात हो जाती है। ऐसे में अगर हम रिमांड की बात कर रहे हैं तो कितने दिन की कम से कम रिमांड यहाँ पर मांगी जा सकती है आरोपियों के खिलाफ?
संचिता, अगर देखा जाए तो जी। जिस तरीके से एनआईए की टीम ने एनआईए कोर्ट में पेश कर रही है इन पीएफआई के सदस्यों को, और काफी बड़ा नेटवर्क था मध्य प्रदेश में, करीब 650 ऐसे सदस्य हैं जो पीएफआई के लिए काम करते हैं और जो एक्टिव फॉर्म पर हैं, जिन पर एनआईए की सीधी नजर है इन सदस्यों पर। बहरहाल इन 4 सदस्यों को जो गिरफ्तार किया गया है, इनसे काफी लंबी पूछताछ होनी है और काफी लंबा नेटवर्क पर जानना है एनआईए की, और कितने सदस्य इनके लिए काम करते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों से पूछताछ के लिए काफी वक्त चाहिए, काफी समय चाहिए, जिसको लेकर अगर हम देखें तो एक अनुमानता ही बताया जा सकता है कि करीब 15 दिन से 1 महीने के बीच की रिमांड की मांग एनआईए कोर्ट से कर सकता है, माननीय न्यायालय से कर सकता है। मगर देखने वाली बात होती है कि माननीय न्यायालय कितने दिन की रिमांड इन पीएफआई के सदस्यों को देते हैं। हालांकि जिस तरीके से एक और सदस्य निकलकर सामने आया था, रऊफ, जो कि भोपाल में छिपा हुआ बताया जा रहा है कि वह भोपाल में छिपा हुआ था, इंदौर से जिला बदर था। इंदौर में एक हिंसात्मक घटना हुई थी, चूड़ी वाली हिंसात्मक घटना में उसका नाम निकलकर सामने आया था, जिसके बाद से वहां के जिला प्रशासन ने उसको जिला बदर कर दिया था, और वह जिला बदर की जो फरारी है वह भोपाल में काट रहा था। उसके बाद से वह भी एक पीएफआई का सक्रिय सदस्य के तौर पर काम कर रहा था, जिस पर भी एनआईए की नजर है और उसको भी तलाश जारी है। हालांकि उसको भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसकी पूछताछ के लिए भी एनआईए को यहां पर समय चाहिए। और इसी के साथ में इन पीएफआई सदस्यों की मदद कौन करता था, इनका नेटवर्क कितना है, इनका तंत्र कितना काम करता है पूरे मध्य प्रदेश में, इसको लेकर काफी लंबी पूछताछ होनी है। जिस तरीके से हमने देखा कि बीते हुए दिन में एनआईए ने करीब मध्य प्रदेश के 15 राज्यों पर छापेमार कार्रवाई की है। बहुत बड़ा नेटवर्क निकलकर सामने आया, करीब 100 से ज्यादा सदस्यों को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है, पीएफआई के सदस्यों को, जिन पर सीधा नेटवर्क आतंकी गतिविधियों, आपकी बात से सहमत हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर कितना काम किया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। कितने लोगों को यहाँ पर सक्रिय किया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। लेकिन ये तो बात हुई एनआईए की। दुर्गेश, आपसे ये भी अगर हम जानना चाहें कि जिस तरीके से एनआईए तो यहाँ पर रिमांड के लिए पहुंची है, कोर्ट रिमांड मांगेगी, कई और खुलासे होंगे, पूछताछ भी इनकी जारी रहेगी, इनकी अपने स्तर पर कार्रवाई जारी है। ऐसे में अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार अपने स्तर पर क्या कुछ इस मामले में कदम उठा सकती है या क्या कुछ सख्ती दिखा सकती है? संचिता, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सरकार का इसमें इंटरफेयर नहीं होता है। हालांकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट तौर से यह बयान दिया है, चूंकि वह मध्य प्रदेश में रह रहे थे, मध्य प्रदेश के युवाओं को बरगला रहे थे, इसलिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि मध्य प्रदेश में रहने वाला कोई भी ऐसी व्यक्ति जो कट्टरवादी दिखाएगा या हिंदू विरोधी गतिविधियों या देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होगा, उस पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। चूंकि यह एक राष्ट्रीय मामला है, राष्ट्रीय एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और राष्ट्रीय एजेंसी ही इस पूरे मामले पर सख्त टिप्पणी कर सकती है। लेकिन दुर्गेश जी एक बयान भी यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने दिया था, एक बयान और नरोत्तम मिश्रा ने दिया था कि मुस्लिमों से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं है, लेकिन जो इस गतिविधि में शामिल रहेंगे उनकी खैर भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कुछ कदम उठाने के बारे में सरकार जरूर सोच सकती है, अपने स्तर पर कुछ जांच या कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी के लिए कुछ कदम उठाने के बारे में जरूर सोच सकती है। बिल्कुल स्पष्ट तौर से संचिता, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही इस पूरे जो संगठन है, यह पूरा संगठन है, इस पर बैन लगाने के लिए जरूर केंद्र सरकार से अपील कर सकता है कि इस संगठन को बैन करना चाहिए और राज्य स्तर से इसको बैन होना चाहिए। इस पर ही सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार काम कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की बात करें तो पूरे मामले की जांच का जो विषय है, एक नेशनल लेवल की जांच का विषय है, एक नेशनल एजेंसी इस पर काम कर रही है। और इसी के साथ साथ में जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जो प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने इस पर टिप्पणी की थी कि किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि जो कि कट्टरवादी दिखाती है या देश विरोधी गतिविधि, इस पर कोई भी सामने पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार करेगी। चूंकि यह पूरा मामला केंद्र का है, केंद्र इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। वह प्रदेश के युवाओं में ये गलत मैसेज नहीं जाए, गलत संदेश नहीं जाए, इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जरूर नरोत्तम मिश्रा ने टिप्पणी की है कि कोई भी ऐसी आंतरिक गतिविधियों में शामिल होता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, केंद्र की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश की तरफ से भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है जैसे कि इस पूरे संगठन को बैन करने की कार्रवाई, तो उस पर भी विचार विमर्श जरूर मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है। जी दुर्गेश जी, एक बात और समझना चाहूंगी, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर 93 ठिकानों पर छापामार देश भर में जो है कार्रवाई हुई है, कई राज्यों से यहाँ पर जो आतंकी गतिविधियों से जुड़ी खबरें थी वो सामने आई, लेकिन कई क्षेत्रों में जो है पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, जो उनके अधिकारी हैं, बंद का आह्वान भी कर रहे हैं और देखा जाए तो जोरदार प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी किसी प्रकार की स्थिति ना बने, इसको लेकर भी एनआईए कुछ कदम उठा सकती है कि ऐसे जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन की स्थिति में ना बने, सामने और निकल कर ना आए, क्योंकि कई राज्यों में हिंसक झड़पें भी हो रही हैं।
बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर संसद देखा जाए तो पीएफआई का जो संगठन है 2007 में यह संगठन बना था और 3 मुस्लिम जो संगठन थे उनका विलय करके इस संगठन को बनाया गया था। और इस संगठन का जो एजेंडा था, इस संगठन का एजेंडा ये था कि जो गरीब तबके के मुसलमान लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उन पर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज को उठाना है। मगर यह ठीक उसके विपरीत काम कर रहा था जिस तरीके से केंद्र सरकार, केंद्र की एजेंसियों को इनपुट मिल रहे थे कि यह जो संगठन है ऐसी गतिविधियों में शामिल होता है जो कि प्रदेश या देश के अंदर ही ऐसी गतिविधियां होती हैं जो हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देती हैं। उस पर सीधा सीधा पीएफआई का हस्तक्षेप देखा गया, पीएफआई का इंटरफेयर देखा गया। पीएफआई के सदस्य ऐसे लोगों को बरगलाते हैं और हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं, जिसको लेकर जिसमें पीएफआई के सदस्यों का नाम निकलकर सामने आया। इसमें से कुछ सदस्य ऐसे भी लोग हैं जो कि पूरे देश में सिमी आतंकी संगठन बैन है और सिमी आतंकी संगठन में यह लोग काम कर चुके हैं। उसके बाद जैसे ही बैन किया गया तो ये लोग पीएफआई के संगठन के लिए काम करने लगे, पीएफआई के सदस्य सक्रिय सदस्य बन गए, जिसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर यह संगठन आ गया। और इसी के साथ साथ में अगर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई लोग इसका विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि यह संगठन के लोग सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर काम करते हैं, मगर जिस तरीके से उनका संगठन 23 राज्यों में ये दावा करता है कि 23 राज्यों में हमारा संगठन सक्रिय है। चूंकि हालांकि जिस तरीके से यह मामले निकलकर सामने आते हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी ने जिस तरीके से यह पूरे मामले को रडार पर लिया है, तो कई घटनाएं ऐसी हुई, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि इंदौर में ही बीती हुई ईद के दिन कई जो मुसलमान युवक हैं उन लोगों ने पर्चे बांटे, उन लोगों ने जिस तरीके से पोस्टर बैनर लगाए कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लड़के हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि बेवजह ही जेल के अंदर बंद हैं, थानों में बंद हैं, उन पर बेवजह कानूनी कार्रवाई की जाती है, उनको हम छुड़वाने का काम करेंगे। तमाम तरह के दावे किए गए, तमाम तरह के दावे करने के साथ उन युवाओं को बरगलाने का काम किया गया। तो ये तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरह की बातें हैं एनआईए के रडार पर आई, केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर आई। उसी के साथ में जब से ये नजर बनाए हुए थे, केंद्रीय जांच एजेंसी नजर बनाई हुई थी इन लोगों पर, और नजर बनाने के साथ में इनसे कई ऐसे महत्वपूर्ण एविडेंस मिले, जैसे कि साहित्य, टेरर फंडिंग से ट्रांजैक्शन मिला, तो इनके आधार पर एनआईए ने उनको गिरफ्तार किया है। हालांकि ये जो मांग कर रहे हैं यह बात अलग है, एनआईए इन पर भी जो मांग कर रहे हैं इनके सदस्यों पर भी नजर बनाए रखे हुए है। अगर किसी प्रकार की कोई आंतरिक गतिविधियों में शामिल होते हैं और किसी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों में को अंजाम देते हैं तो स्वाभाविक तौर से केंद्रीय जांच एजेंसी उन पर भी शिकंजा कस सकती है। जी दुर्गेश, खैर तो ये आज बात रही है 4 आरोपियों की जो कोर्ट में आज पेश किए जाएंगे, लेकिन अगर हम एनआईए की बात कर रहे हैं तो क्या आज भी उनकी छापेमारी जारी रहेगी और संदिग्धों पर उनकी निगाहें बनी रहेंगी? बिल्कुल स्पष्ट तौर से संचिता आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए को जब भी कोई इनपुट मिलता है, जिस तरीके से हमने देखा कि जमाते मुजाहिदीन के कुछ आरोपियों, कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद काफ़ी लंबी जांच चली, काफ़ी लंबी सर्च और पड़ताल चली, जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश, कई ऐसे राज्यों से ये लोग निकलकर सामने आए और लंबी जाँच पड़ताल चलती रही। उसके बाद अभी भी एनआईए की जो नज़र है, एनआईए की जो उन पर बनी हुई है। और इसी के साथ में अगर हम इस पूरे मामले को देखते हैं पीएफआई के सदस्यों को लेकर, तो स्पष्ट तौर से जिन 4 सदस्यों को इंदौर और उज्जैन से से गिरफ्तार किया गया है, उनका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड काफी फाइनेंशियल स्ट्रांग था। वे कुछ ना कुछ व्यवसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, उसी की आड़ में यहां पर देश विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे थे। कहीं टेरर फंडिंग के बैंकिंग ट्रांजैक्शन मिले हैं, साहित्य के माध्यम से जो युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे थे। अब देखने वाली बात यह होती है कि एनआईए इन युवकों के माध्यम से और इन सदस्यों के माध्यम से किन उन तंत्र तक कैसे पहुंचता है, और उन तंत्र तक पहुंचने के लिए स्वाभाविक तौर से लाजमी है कि एनआईए उन पर भी जांच उनकी लगातार जारी रहेगी, बैक टू बैक जांच जारी रहेगी कि जो सदस्यों के इनके संपर्क में थे और इसी के साथ में इन सदस्यों के संपर्क वाले और अलग अगर कोई ऐसे सदस्य हैं जो इनकी मदद कर रहे थे, उन पर भी एनआईए के रडार पर वह लोग भी रहेंगे और उन पर भी जांच बैठ सकती है, उन पर भी जांच बैठने के साथ उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी बिल्कुल दुर्गेश, देखा जाए तो कुल मिलाकर ये बड़ा मामला यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए भी बात गंभीर हो जाती है क्योंकि 4 आरोपी यहाँ से भी पकड़े गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से आपसे चाहेंगे दुर्गेश की कोर्ट के बाहर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्या माहौल बना हुआ है, वो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल स्पष्ट तौर से संचिता, मैं कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं। सबसे पहले मैं वह वाहन दिखाऊंगा जिस वाहन से इन पीएफआई के 4 सदस्यों को लाया गया है। इन 4 सदस्यों को कोर्ट लाने के पहले 1250 अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उनका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल जांच करने के बाद में वहां से सीधे यहां से भारी सुरक्षात्मक के साथ में, सुरक्षा के साथ में हॉक्स कमांडो लगे हुए थे, उनके साथ में उनको यहाँ भोपाल जिला कोर्ट लाया गया है। भोपाल जिला कोर्ट चूंकि एनआईए का कोर्ट है, इसलिए यहाँ को भोपाल कोर्ट पेश किया गया है। यह पूरा कोर्ट के बाहर का नजारा है। स्पष्ट तौर से यहाँ पर देख
सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके से कोर्ट के बाहर जहां पर भी पीएफआई के सदस्यों को पेश किया गया है वहां पर काफी मात्रा में सुरक्षा दृष्टि से हॉक्स फोर्ट के कमांडो लगे हुए हैं। एनआईए के जो टीम हैं, एनआईए के जो अधिकारी हैं वह भी वहां पर लगे हुए हैं और इंतजार हो रहा है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा माननीय न्यायालय के सामने और उनसे रिमांड के लिए मोहलत मांगी जाएगी, उनसे पूछताछ के लिए रिमांड के लिए मोहलत मांगी जाएगी। यह पूरा नजारा है कोर्ट का, जहां पर आप देख सकते हैं कि एनआईए के कुछ अधिकारी भी यहां पर खड़े हुए हैं, बाहर भी खड़े हुए हैं और अंदर कोर्ट न्यायालय के बाहर भी एनआईए के अधिकारी और कमांडो के साथ में यहां पर खड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ में अब माननीय न्यायालय के सामने जब उनको पेश किया जाएगा तो रिमांड की अवधि मांगी जाएगी, कितने दिनों की रिमांड एनआईए को मिलती है जिससे कि वह इस जांच को और आगे बढ़ा सकें। जी हाँ बिल्कुल दुर्गेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट्स हम आपसे इस खबर पर लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार पीएफआई के लीडर्स को एनआईए की टीम जांच करवाने के लिए भोपाल ले आई है। कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा कुछ ही देर में, बस माननीय न्यायाधीश का यहाँ पर इंतजार हो रहा है और कुछ ही देर में इन्हें पेश किया जाएगा। इन आरोपियों की रिमांड मांगी जाएगी। तो पीएफआई पर जांच एजेंसियों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। टेरर फंडिंग मॉड्यूल केस में एनआईए और ईडी ने छापेमारी की। आपको बता दें कि देश के दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा पड़ा। केरल, असम, तमिलनाडु, एमपी, यूपी समेत कई राज्यों में कार्रवाई। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारियों की संख्या 100 से भी ज्यादा। और राज्य शहरों में शहर पीएफआई के दफ्तर भी सील कर दिए गए हैं। मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एनआईए के डीजी और गृह सचिव शामिल हुए। पीएफआई पर एक्शन की योजना 29 अगस्त को ही बन गई थी। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर मिली। आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9 और दिल्ली से 3 गिरफ्तारियां हुई। कर्नाटक से 20, केरल से 22 और मध्य प्रदेश से 4 लोग गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र से भी 20 और पांडुचेरी से 3, राजस्थान से 2 गिरफ्तारियां हुई। तमिलनाडु से 10 और यूपी से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के विरोध में पीएफआई ने जगह जगह प्रदर्शन किया। हिंसक झड़पें भी हुई। पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। संगठन दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बनाया गया था। केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम और डिग्निटी तमिलनाडु का मनीति नीति बनाई गई थी। पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगते रहे हैं। सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई गई है। महिलाओं के लिए नेशनल विमेंस फ्रंट और विद्यार्थियों के लिए कैंपस फ्रंट इंडिया जैसे संगठन बनाए गए। पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहे